खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 27। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी और दुबे जी कन्हैया जी से मिलते हैं और खुशी के एडमिशन को लेकर दुबे जी कन्हैया जी से रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। कन्हैया जी के बार बार स्कोर पूछने पर खुशी ने जवाब दिया, अंकल वो बड़ी मेहनत से मैंने कॉमर्स फैकल्टी में 60% अचीव किया है इस बार, लेकिन प्रॉमिस अगर इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाता है तो आगे से मैं और भी मन लगाकर पढ़ूंगी और खुद को पूरी तरह से साबित करूंगी। अभी आप मेरा DU में एडमिशन करवा दो बस। तब कन्हैया जी बोले, बेटा तुम्हें पता है कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए कितना टफ कंपटीशन है स्टूडेंट्स में। एक सीट पर 94 स्टूडेंट्स अपना लक ट्राई कर रहे हैं और उनमें से हर एक स्टूडेंट 92+ स्कोरर है और तुम इतनी कम परसेंट के साथ DU में एडमिशन लेना चाहती हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा। तब दुबे जी कन्हैया जी को जवाब देते हुए बोले, ये बात तो हमें भी पता है कि इतनी कम परसेंट में खुशी का एडमिशन नहीं हो सकता और इसी वजह से मैं तुझे इसका स्कोर बताने में झिझक रहा था, लेकिन मैं कुछ लाया हूँ तुझे दिखाने के लिए जिसे देखकर तू खुद डिसाइड करना है कि एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में हो जाएगा या नहीं। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और प्राइजेस जीते हैं खुशी ने। खुशी टेनिस की एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है। तब कन्हैया जी ने दुबे जी से कहा, स्पोर्ट्स कोटा में मैं खुशी की कुछ मदद कर सकता था, लेकिन तू जानता है कि इसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम का बहुत लफड़ा होता है। लगभग सारी सीट्स ST, SC, OBC, हैंडीकैप, विडो को चली जाती है। जनरल वालों के लिए सीट बचा पाना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। तब दुबे जी बोले, अरे मतलब कहना क्या चाहते हो, टैलेंट की कोई कदर नहीं है क्या? एक बार तू खुशी की अचीवमेंट तो देख अपनी आंखों से, उसके बाद तू फैसला लेना। एक्साइटेड होते हुए दुबे जी खुशी को बोले, बेटा अंकल को अपने सारे सर्टिफिकेट्स और न्यूज़पेपर की सभी कटिंग्स दिखाओ। खुशी बैग उठाती है और सर्टिफिकेट ढूंढती है, पर उसे वो फाइल मिलती ही नहीं है जिसमें उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स थे। उसने दुबे जी से कहा, पापा मैं लेकर तो आई थी फाइल साथ में, अभी बाहर भी मेरे हाथ में ही था, पर अभी मिल नहीं रहा। हाँ याद आया, वो फाइल मैंने विपुल को पकड़ा दी थी, लगता उसी के पास रह गई मेरी वो फाइल। कन्हैया जी ने पूछा, कौन विपुल, इस कॉलेज का स्टूडेंट है? दुबे जी बोले, हाँ इसी कॉलेज का स्टूडेंट है और मोहित का दोस्त है। अभी आते वक्त मोहित मिला था हमसे। 5 साल में काफ़ी बदल गया है वो। एक बार तो पहचान में नहीं आया, लेकिन उसने हमें पहचान लिया। दुबे जी आगे कुछ मोहित के बारे में बात करते इससे पहले खुशी बात काटते हुए बीच में बोली, अंकल मोहित से याद आया, मैंने सुना है कि मोहित भी कुछ सालों से पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और मैंने तो ये भी सुना है कि 12th में बहुत मुश्किल से पास हुआ है, लेकिन आपके आशीर्वाद से वो भी यहाँ पढ़ रहा है। अब जिस लॉजिक से वो यहाँ पढ़ रहा है उस लॉजिक से मैं भी तो पढ़ सकती हूँ ना। और लॉजिक छोड़िए, मुझे पता है ये सब आपका आशीर्वाद है, तो थोड़ा आशीर्वाद मुझ पर भी बरसा दीजिए। मैं भी आपकी बच्ची ही हूँ कन्नू अंकल, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। खुशी की ये बात सुनकर कन्हैया जी हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, लेकिन उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर दुबे जी और खुशी साफ साफ समझ रहे थे कि वो अभी भी कोई मदद करने के मूड में नहीं है। कन्हैया जी आगे खुशी को कुछ जवाब देते कि गार्ड भागा भागा आया और कन्हैया जी के कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर कन्हैया जी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और फिर खुद को संभालते हुए दुबे जी और खुशी से बोले, यार खुश और बेटा खुशी, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और वेट करो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ गए हैं और उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी। मैं मीटिंग खत्म होते ही आप दोनों को बुलाता हूँ। ये सुनकर खुशी और दुबे जी अचंभित रह गए। वो कुछ रिएक्ट कर पाते इससे पहले गार्ड उनसे बोला, आइए आइए आप लोग बाहर आइए। गार्ड खुशी और दुबे जी को अपने साथ ऑफिस के बाहर ले जाकर चेयर की ओर इशारा करते हुए बैठकर इंतजार करने को बोलता है। वो लोग चेयर पे बैठने ही वाले होते कि गार्ड फिर से दुबे जी और खुशी को बोलता है, आप लोग थोड़ा दूर जाकर बैठिए। गार्ड के कहने पर खुशी और दुबे जी थोड़ी दूर जाकर कुर्सी पर बैठ गए और दुबे जी मन ही मन समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि खुशी बीच में बोली, पापा अभी जब हम यहाँ अंकल से मिलने आए थे और गार्ड ने उन्हें बताया तो वो उन पेरेंट्स को बीच में मीटिंग से बाहर भेज दिया
और हमारा वेलकम किया, क्योंकि आप और कन्नू अंकल बचपन के साथी हैं और बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। मगर अभी ऐसा कौन आ रहा है जिनके आने पर कन्नू अंकल ने हमें यूं इस तरह बाहर खदेड़ दिया? दुबे जी बोले, अभी इसी बारे में मैं भी सोच रहा था और ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही। इतना तो तय है कि मेरा और कन्नू का म्यूचुअल तो नहीं है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि 4-5 आदमी उनके सामने से आगे बढ़कर ऑफिस में घुस जाते हैं। उन्हें ऑफिस में घुसता देख खुशी और दुबे जी बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर अचंभे से और सवालों से भरे हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। खुशी दुबे जी से पूछती है, पापा क्या आप इन लोगों को जानते हो? दुबे जी बोले, मैं तो पहले ही कह रहा था बेटा कि वो मेरा और कन्हैया का म्यूचुअल तो नहीं हो सकता, वरना कन्हैया मुझे इस तरह से बाहर नहीं भेजता। मैं इन्हें नहीं पहचानता। खुशी बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है ये लोग। तब दुबे जी भी बोले, हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन है ये लोग। खुशी बोली, इन लोगों का पता लगाना जरूरी है, हो सकता है ये हमारे फायदे की बात हो। तब दुबे जी खुशी से पूछे, लेकिन बेटा तुम इनके बारे में पता कैसे लगाओगी? खुशी बोली, आप अपना मोबाइल दो पहले। दुबे जी ने खुशी को अपना मोबाइल दे दिया। खुशी अपने पापा के मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करके दुबे जी से बोली, पापा मेरा बैग ऑफिस के अंदर रह गया, मैं वो लेकर आती हूँ अभी, और याद रखना कि आपकी तबीयत खराब है। खुशी इतना बोलकर ऑफिस की तरफ आगे बढ़ी और गार्ड उसे रोक पाता उससे पहले वो धड़ल्ले से ऑफिस के अंदर घुस गई। खुशी को इस तरह ऑफिस में घुसता हुआ देखकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। कन्हैया जी खुशी से कुछ पूछते इससे पहले खुशी कन्हैया जी से बोली, सॉरी कन्नू अंकल, मैं इस तरह अंदर घुस आई, लेकिन मेरा बैग यहीं रह गया था, उसे मैं लेने आई थी। पापा की दवा का टाइम हो गया और दवाइयाँ मेरे बैग में ही हैं, और आप तो जानते हैं कन्नू अंकल कि पापा टाइम से दवा ना ले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। खुशी इस तरह चपड़ चपड़ करके उन्हें बात में उलझा के रखती है और बड़े ही स्मार्ट तरीके से उस चेयर के नीचे अपने पापा का मोबाइल रख देती है जिसमें ऑलरेडी उस फोन का रिकॉर्डर ऑन था। वो वहाँ से अपना बैग उठाती है और सबको सॉरी बोलकर ऑफिस के बाहर निकल जाती है। खुशी के वहाँ से जाने के बाद उनमें से एक आदमी गुस्से में कन्हैया जी से पूछा, कौन थी ये बेवकूफ लड़की, और ये तुम्हें कन्नू अंकल क्यों कह रही थी? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? कन्हैया जी बोले, वो सर वो मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है, एडमिशन के सिलसिले में अपने फादर के साथ अभी यहाँ आई थी। आपसे पहले उनके साथ ही मेरी मीटिंग चल रही थी तो बैग रह गया उसका, उसे ही लेने आई थी। उसके पापा यानी मेरा दोस्त बीमार है। उसके आगे कन्हैया जी कुछ बोल पाते कि आदमी कन्हैया जी पर चिल्ला कर बोला, ये क्या बेहूदगी है कन्हैया जी? जब मैंने गार्ड से कहकर आपको इन्फॉर्म करवाया था कि बहुत अर्जेंट मीटिंग है जिसकी भनक इस कॉलेज की मक्खी तक को भी नहीं लगनी चाहिए, ये मीटिंग इतनी सीक्रेट और अर्जेंट है कि मैं बिना तुम्हें या किसी को इन्फॉर्म किए बिना यहाँ आया हूँ। ये मीटिंग इतनी अर्जेंट और सीक्रेट है कि मैं मेरी फॉर्मल ड्रेस में भी नहीं आया, और तुम इस बात को मजाक समझते हो? कन्हैया जी अब बहुत शर्मिंदा हो गए। वो फिर से सज्जन से माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिएगा सर, वो लड़की नादान है और मैं भी। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी ही नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता गजेंद्र सिंह कर्नावत हैं, और ईश्वर और जनता ने आगे भी आपको इस तरह से सपोर्ट किया तो आप जल्द ही राजस्थान के सीएम भी बनेंगे। आप नाराज मत होइए सर, मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका हर एक सीक्रेट टॉप सीक्रेट रहेगा। ये कन्हैया जी का वचन है आपसे। अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?